अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। और बेटा आज की जो वीडियो है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो एनर्जेटिक्स को। सो फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है। इसके अंदर हमने टोटल 3 मेजर टॉपिक पढ़ने हैं: फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन। ये 3 स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो बेटा बायोएनर्जेटिक्स का मैं आपको मतलब समझा दूं। देखो, एनर्जी हम किसको कहते हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एनर्जी किसको कहा जाता है। एनर्जी का मतलब, एनर्जी आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते होगे कि इट्स अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क। सही है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज बेसिकली एनर्जी। दुनिया में हर चीज़ जो है एनर्जी के ऊपर ही चल रही है। एनर्जी एक नेसेसरी एलिमेंट है। और एक लॉ आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें कहा जाता है कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को बनाया भी नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, बल्कि एनर्जी की होती है कन्वर्जन। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अकॉर्डिंग टू लॉज हमारे पास जो है एनर्जी के बाद 3 रास्ते होते हैं। या तो वो कन्वर्ट हो जाता है, सही है, कन्वर्ट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, या तो फिर स्टोर हो जाता है। तो भाई, या तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सही है, टू अदर फॉर्म। एक फॉर्म में एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो कंज्यूम हो जाएगा ऑन वर्क डन, सही है, या तो फिर जो है वो स्टोर हो जाएगा किसी भी फॉर्म में। सो ये 3 रास्ते होते हैं लिविंग। जैसे आप बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे कि भाई आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज़ से बनाई जा रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, या विंड पावर से, या सोलर एनर्जी, किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो एक फॉर्म, जैसे लेट सपोज मान लेते हैं कि भाई सोलर एनर्जी, सोलर में क्या है, लाइट है, लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घर के होम अप्लाइंस पे आ रही है, आप उससे पंखा चला रहे हो, पंखा घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे हवा आ रही है, विंड एनर्जी बन रही है। तो एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होती जाती है। तो ये नॉन लिविंग के अंदर है। इसी तरह से लिविंग की बात करते हैं ना, तो लिविंग के अंदर भी एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती है। अच्छा, जब आप नॉन लिविंग के अंदर एनर्जी की कन्वर्जन को पढ़ते हो, तो आप उसको पढ़ते हो जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, या तो फिर एनर्जेटिक्स के अंदर, सही है। लिविंग के अंदर भी ऐसा ही होता है, जैसे कि भाई सनलाइट से सनलाइट आई, उसमें प्लांट मौजूद था, सही है, प्लांट ने की फोटोसिंथेसिस, तो सनलाइट से जो एनर्जी आई थी, यानी लाइट एनर्जी, वो फूड में कन्वर्ट हो गई, सही है। लाइट से क्या बन गया, केमिकल एनर्जी। अब इसको किसी जानवर ने खाया, सही है, एनिमल अपने वर्क कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, जो भी कर रहा है, वो उसमें कंज्यूम कर रहा है, खाना खा के ही एनर्जी मिलती है ना। यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती है, यानी लिविंग सिस्टम के अंदर भी एनर्जी ट्रैवल करती है। तो जब हम लिव यानी एनर्जी की कन्वर्जन को पढ़ते हैं विद इन लिविंग सिस्टम, सही है, कन्वर्जन या इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम, जब हम लिविंग सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे तो उसको फिर हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स, सही है। फिर हम उसको क्या नाम देते हैं बेटा, फिर हम उसको नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक्स का, बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स हमारे पास जो है, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि क्या कर रही होती है, लिविंग सिस्टम में एनर्जी की कन्वर्जन को और इन चीज़ों को डील कर रही होती है। तो 2 प्रोसेसेस हैं इसके अंदर एनर्जी कन्वर्जन के, फोटोसिंथेसिस है और सेलुलर रेस्पिरेशन है। फोटो रेस्पिरेशन एक क्या चीज़ होती है, ये जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तभी मैं आपको बताऊँगा, अभी मैं नहीं बता सकता। तो अब बेटा देखो, ये इंट्रोडक्शन यही बात लिखी गई है जो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया कि भाई क्या होता है, कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग थिंग्स एंड सेल कैरी आउट न्यूमेरस एक्टिविटीज, दे जनरली असेंबल मैक्रोमोलिक्यूल
रॉ मटेरियल वेस्ट पर कोई भी काम हो रहा है ना बॉडी के अंदर, सही है, उन सब के अंदर एनर्जी लग रही है। उस एनर्जी को कैरी करने के लिए वी हैव डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स। जैसे कि भाई अगर आप गाड़ी चला रहे हो, उसमें फ्यूल लग रहा है, पेट्रोल भर रहे हो या गैस डलवा रहे हो, सीएनजी, ये सब क्या है, फ्यूल है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर भी हमें काम करने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। तो वो फ्यूल डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि भाई एटीपीज हो गया, इन सब फॉर्म्स में हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल से दूसरे केमिकल के अंदर ट्रैवल करती है। तो बेसिकली होता कुछ यूँ है कि भाई जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना लेते हैं, सही है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर ये दो फॉर्म्स में होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या तो फिर ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है, सही है। तो इन फॉर्म्स के अंदर ही जो है ना एनर्जी चल रही होती है। कि देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एनर्जी इज यूज एज फ्यूल फॉर लाइफ, दिस एनर्जी इज राइव फ्रॉम लाइट एनर्जी विच इज ट्रैप्ड बाय प्लांट एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड जैसे एटीपी, एनएडीपी, एफएडी, which then stored in food molecule like carbohydrate, lipids। तो बेसिकली जो भी सनलाइट एनर्जी आ रही है वो प्लांट उसको ट्रैप कर रहा है और उससे एनर्जी रिच कंपाउंड्स बना रहा है, और जो कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स इन चीज़ों में स्टोर्ड होता है। तो ये सब का जो भी मैंने सिंपल वर्ड्स में बताया कि भाई इन सब की स्टडी को करना, इन सब की स्टडी करना, ये बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है, सही है। इन सिंपल वर्ड्स मैंने यहाँ पे भी इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई ये बायो एनर्जेटिक्स एक्चुअल में है क्या, सही है। बायोएनर्जेटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम, सही है ना। अच्छा जी, अब आगे क्या लिखा है बेटा, हम इसको एक एक, बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ा तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, देखो हमारे पास एक एनर्जी रिच कंपाउंड है हमारा, वो है हमारा एटीपीज। तो एटीपीज को जो है कि क्या लिखा है, द होल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंटेन फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल दैट इज एटीपी। एटीपी वो पार्ट है जो कि जिसको हमारी बॉडी यूज़ करती है एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी, और एनर्जी को यूज़ करने के लिए भी, सही है। इसकी वजह से हम इसको करेंसी कहते हैं, एटीपी को हम नाम देते हैं एनर्जी करेंसी। कुछ पिछली बुक्स में पुरानी बुक में ये लिखा था एनर्जी करेंसी, बट यहाँ पे नहीं है। बट एनर्जी करेंसी उसको कहने की वजह क्या होती है, देखो करेंसी क्या होती है, जैसे वेल्थ की बहुत सारी फॉर्म होती है, पैसों की बहुत सारी फॉर्म होती है ना, तो जिसके अंदर जैसे कि जस्ट लाइक दैट गोल्ड है तो वो भी वेल्थ के अंदर आया, किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, वो भी उसकी वेल्थ में। तो ये सब उस वेल्थ में एसेट्स होते हैं, वो भी वेल्थ के अंदर ही आता है, लेकिन उन सबको वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, सही है। अब आप किसी दुकान में जाओगे, दुकान में जाने के बाद एक जो है आपको एक फॉर एग्जांपल एक सुपर बिस्किट का हाफ रोल चाहिए, तो आप उसको उसके पास गोल्ड के बिस्किट्स तो लेके नहीं जाओगे या ज़मीन के पेपर्स तो लेके नहीं जाओगे, ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, कोई एक्सचेंजेबल या यूजेबल फॉर्म चाहिए एनर्जी की, तो आप उसको पैसे दोगे, सही है। आप उसको क्या दोगे, करेंसी दोगे। हमारी करेंसी, हमारे पाकिस्तानी करेंसी या इंडियन करेंसी, पैसा रुपया चलता है। तो भाई हम यहाँ पे जैसे जो है यूएस में डॉलर्स, सही है, यूके में पॉन्ड्स, सही है, यूरोप में यूरोस, तो हर जगह की करेंसी अलग है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी बेसिकली है क्या, करेंसी यूजेबल फॉर्म ऑफ मनी है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो यूजेबल फॉर्म होती है एनर्जी की, वो एटीपीज होती हैं, सही है। तो एटीपीज की फॉर्म में स्टोर होता है, और एटीपी जो है मैं ज़रा आपको यहाँ समझा देता हूँ अलग से। देखो बच्चा, एनर्जी जो होती है ना वो बॉन्ड्स में स्टोर होती है, एनर्जी जो है बॉन्ड्स में स्टोर होती है। अच्छा, ये बॉन्ड्स यानी बेसिकली फॉर एग्जांपल एटीपी है क्या, एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मैंने पढ़ाया हुआ है कि जिसमें एक एडिनोसिन के साथ ऐसे 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं। अच्छा, ये आखिर में ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों दिखा दी, दिस इज द वेवी लाइन, ये शो कर रही है एनर्जी है इसके अंदर, सबके अंदर एनर्जी है, बट अभी आ, ये जो बॉन्ड है इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। अब जब बॉडी को एनर्जी की नीड है तो ये क्या करता है, ये इस एटीपी को तोड़ देता है। एटीपी को किस तरीके से तोड़ेगा भाई, ये एक फॉस्फेट है इसको निकाल देगा, तो ये एटीपी से ये बन जाएगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो वो एनर्जी और फॉस्फेट, एनर्जी प्लस, अच्छा पी आई लिखा होता है। देखो अभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
सही है, अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एडिनोसिन है ना, तो एडिनोसिन ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन जब फॉस्फेट निकल गया तो फॉस्फेट अब ऑर्गेनिक से अलहदा हो गया, तो अब ये बन गया इनऑर्गेनिक। समझ रहे हो बात? क्योंकि भाई जब ये इसके साथ अटैच था तो ये ऑर्गेनिक का पार्ट था, अब क्योंकि अलहदा हो गया, अलग हो गया, तो ये इनऑर्गेनिक हो गया। समझ रहे हो ना बात? तो ये इनऑर्गेनिक हो गया। तो जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल भाई ये CH4 है, 4 हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक है, सारे हाइड्रोजन भी ऑर्गेनिक है, कार्बन भी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल CH3+H, अब ये जो हाइड्रोजन निकला है ना, तो ये इनऑर्गेनिक है, जब ये अटैच होगा तब ऑर्गेनिक होगा। तो इसी तरह से ये भी होता है। तो और एनर्जी रिलीज हो जाती है, देखो यहाँ लिखा है कि भाई जब ये क्या कहते हैं फॉस्फेट निकालता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। सही है, यानी बेसिकली एक फॉस्फेट को जो है तोड़ने के लिए यहाँ पे 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, जो कि अराउंड 30.6 किलो जूल पर मोल बनती है। सही है ना, ये इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और फिर उसके बाद जब इसको दोबारा बनाना होता है तो इतनी ही एनर्जी दोबारा देंगे, एनर्जी प्लस फॉस्फेट, तो ये दोबारा से इसमें ATP से ATP, तो ये ATP इंटर कन्वर्टेबल होता है। जैसे कि भाई आप क्या कहते हैं अभी मसल्स मूव कर रहे हो, तो ATP लग रहे हैं, ATP में कन्वर्ट हो रहा है और आपको एनर्जी दे रहा है। आप खाना खा रहे हो, खाने में से कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होने के बाद एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी से तो ATP दोबारा ATP में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसा होता है ना, पेट्रोल भराया, एक को डिस्टेंस ट्रैवल किया, पेट्रोल खत्म हो गया, फिर दोबारा से भरवा लिया। सेम उसी तरह से किया, मोबाइल चार्ज किया, यूज़ किया, चार्जिंग एंड हो गई, फिर दोबारा से चार्ज कर लिया। तो ये उसी तरह से होता रहता है, हमारी बॉडी को चार्ज करता है। तो बेटा ATP के देखो, अब देखो यहाँ पे ATP को अगर ADP में कन्वर्ट करना है, यानी एक ADP है, इसको ATP में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, एक फॉस्फेट ऐड करना है। एनर्जी लग रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक फॉस्फेट ऐड करना है। तो ये प्रोसेस कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन। सही है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन मीन। अब बेटा ये फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एनर्जी को ऐड करना। अब फॉस्फेट ऐड करना, फॉस्फेट ऐड करने के लिए चाहिए एनर्जी। अब मसला ये है कि एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी और फॉस्फेट कहाँ से आएगा। तो उस बिहाफ पे हमारे पास 3 टाइप्स है फॉस्फोराइलेशन। सही है, एक है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि भाई एनर्जी लाइट एनर्जी से आ रही है। द टाइप ऑफ ATP फॉर्मेशन विच यूटिलाइज एनर्जी ऑफ लाइट। सही है, यानी लाइट ये होती है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। अब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या है बेटा, सेल वाले चैप्टर में जाओ, क्लोरोप्लास्ट की वीडियो देखो, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से, थाइलाकॉइड में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, वो मैं क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा भी फोटोसिंथेसिस पढ़ाते वक्त थोड़ा सा मैं उसको डिस्क्राइब भी कर दूंगा कि भाई क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम होता है जिसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। तो थाइलाकॉइड के अंदर होता है लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन होता है और उसके अंदर ये फॉर्मेशन होती है। तो भाई जब लाइट की मदद से होगी तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। और इसी तरह से रेस्पिरेशन में होगी, यानी केमिकल की ऑक्सीडेशन से होगी, जिसमें ATP बनेगा। व्हेन ATP इज फॉर्म बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन, एक केमिकल की ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे ATP बन रहा है, तो उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। ये रेस्पिरेशन करते वक्त होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये MCQs के लिए याद रखना बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। एक और टाइप है बेटा जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल जो है, एक केमिकल जिसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ था, जैसे लेट्स सपोज A, इसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ था, अब मुझे ATP बनाना है। सही है, तो इससे फॉस्फेट निकल गया। अच्छा, A की जगह मैं X लिख देता हूँ वरना वो ATP के साथ मिक्स ना हो जाए। इसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ था, इससे फॉस्फेट निकला और इसके ATP के साथ अटैच हो गया और बन गया ATP। तो हुआ कुछ यूँ कि X और P, ये फॉस्फेट इसके साथ लगा हुआ था, तो जब ये बॉन्ड टूटा तो इससे एनर्जी निकली और इसी एनर्जी को ADP ने यूज किया और इसके फॉस्फेट को यूज किया और ATP में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ पे सबस्ट्रेट से डायरेक्टली, यानी कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है कि भाई फोटो यानी लाइट से एनर्जी आ रही हो
या किसी केमिकल की ऑक्सीडेशन से एनर्जी आ रही हो, बल्कि डायरेक्टली सबस्ट्रेट से एनर्जी आ रही है, तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। ये मैं आपको सिखाऊंगा बेटा जब भी हम ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, जब हम प्रोसेस पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे कि भाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती क्या है। सही है कि भाई टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन वेयर सबस्ट्रेट प्रोवाइड फॉस्फेट एंड एनर्जी टू अनदर सबस्ट्रेट। अच्छा, अंडर सेलुलर कंडीशन एटीपी फॉर्मेशन रिक्वायर्ड 7.3 किलो कैलोरीज। वेयर यहाँ पे बात लिखी भी गई है, वेयर पी आई मीन्स फॉस्फेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक H3PO4 फॉर एटीपी फॉर्मेशन। तो बेटा आई डू होप आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को पढ़ना। अब ये बड़ा टॉपिक है और फोटोसिंथेसिस को हम पढ़ेंगे इन अपकमिंग लेक्चर।